ओके, हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन और आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जिसको आप पढ़िए और ध्यान रखेंगे आने वाले आगामी एग्ज़ाम्स में हर एक फैक्ट आपके लिए काम करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मार्च 2022 में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़ा में किस कंपनी को प्रथम स्थान दिया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना है, स्वच्छता पखवाड़ा में किस कंपनी को प्रथम स्थान दिया है और किसने दिया है, तो प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा जो है स्वच्छता पखवाड़ा में किस कंपनी को प्रथम स्थान दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपके लिए 4 ऑप्शन नोट करूँगा, 4 ऑप्शन आप भी नोट करेंगे और इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। पहला ऑप्शन है IOCL, ऑप्शन नंबर ए है IOCL। ऑप्शन नंबर 2 है HPCL। ऑप्शन नंबर सी है ONGC और ऑप्शन नंबर डी है गेल। तो इन 4 कंपनियों के बारे में से चयन करना है कि कौन सी कंपनी है जिसको प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्वच्छता पखवाड़े के मामले में क्या दिया है, प्रथम स्थान दिया है। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपका आंसर होगा IOCL। आंसर क्या होगा, IOCL, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म नोट करिए जल्दी से। इसका फुल फॉर्म होगा इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड। और ये ध्यान रखेंगे, ये भारत की महारत्न कंपनी है। ठीक है, भारत की क्या है, महारत्न कंपनी। 2 टाइप की कंपनियां होती है, एक महारत्न की बात करते हैं, एक नवरत्न की बात करते हैं। तो ये जो है महारत्न कंपनियों में से एक है और वो कौन सा है, तो IOCL। एक मिनट, इतनी बातें क्लियर होगी सभी लोगों को। तो चलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, IOCL, जिसका हमने फुल फॉर्म बताया, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुआ था 1959 ईस्वी में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इस कंपनी का जो स्थापना किया गया 1959 ईस्वी में और उसका मुख्यालय है नई दिल्ली। किसका, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड की। अब यहाँ पर अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, भारतीय तेल निगम। ठीक है, क्या बोलेंगे, भारतीय तेल निगम। अब आगे एक बात और समझिएगा IOCL से कि लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ आप इसे नोट करेंगे। IOCL के बारे में, इसके द्वारा उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो ध्यान रखेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो भारत का पहला होगा वो किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया जाएगा, तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड या भारतीय तेल निगम के द्वारा। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा और देश का पहला होगा, और कौन करेगा, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा हम अगली अगर बात करेंगे तो यहाँ पर इन तीनों ऑप्शंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन और दिखा है HPCL। इसका मतलब होता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, क्या होता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आइए अगले मुद्दे पे बात करते हैं। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, अगर इसकी बात करेंगे स्थापना की, तो 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। 1974 में IPCL की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसके बाद
इसके अगर हेड क्वार्टर की बात करेंगे, किसकी, मुख्यालय की बात करेंगे, तो इसका मुख्यालय आप नोट कर लेंगे मुंबई, जो महाराष्ट्र की राजधानी है। इसके बाद हम बात करते हैं, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है ONGC। इसका मतलब होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसका मतलब होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है। ये भी कंपनी जो हिंदुस्तान की है, भारत सरकार के अंडर में ये है, ठीक है। सार्वजनिक कंपनी हम इसे बोल सकते हैं। और ये ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना की गई थी 1956 में, 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय है 1956, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली। ONGC की मुख्यालय नई दिल्ली। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है आपके लिए, गैस गेल के बारे में, है ना। तो इसका फुल फॉर्म नोट करेंगे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल। देखिए सिंपल सी भाषा में हम याद कर लेते हैं, लेकिन फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। तो गेल, ONGC, HPCL और IOCL, ये क्वेश्चन में ये आपका आंसर था। और ये इसके बारे में हमने आपको बताया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है, नई दिल्ली। तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें देखें, नई दिल्ली। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका हमने आपको मुख्यालय नहीं लिखवाया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का, अच्छा मैंने बताया था कहाँ पर है, मुंबई, महाराष्ट्र। तो चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ से इतनी बातें आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर, ठीक है। हाल ही में देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर खोला गया। क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर खोला गया। क्लियर है, इसे जल्दी से आप नोट करेंगे। और इसमें हम आपको ऑप्शन बोल रहे हैं, पहला भोपाल, ग्वालियर लिख रहे हैं, चलिए ठीक है, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर। ये 4 ऑप्शन है। और एक बात तो आपको समझ में आ रही है कि चारों का चारों अगर हम बात कर लेंगे तो एक राज्य की बात हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेट पहले से हो जाएगा, इस ऑप्शन के हिसाब से कौन सा स्टेट होगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब इसमें कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पर देश का पहला ड्रोन स्कूल खोला जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर करेंगे क्या, ग्वालियर। तो ड्रोन स्कूल खोला जाएगा कहाँ पर, ग्वालियर में खोला जाएगा। और ध्यान रखेंगे इस तरीके की 5 स्कूल खोलने की व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे नागरिक उड्डयन मंत्री, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, नागरिक उड्डयन मंत्री। तो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और साथ ही में मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री, वो है कौन, शिवराज सिंह चौहान। तो नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया, इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों लोगों ने मिल करके और इसका उद्घाटन किए हैं कहाँ पर, ग्वालियर में, ठीक है। ये बात यहाँ से आप याद रखेंगे। और ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश में टोटल 5 इस तरीके की स्कूल खोलने की पूरी योजना है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं एक और ऑप्शन यहाँ पर बढ़ा दूँ, ABCDE, और यहाँ पर मैंने बढ़ा दिया सतना, ठीक है। तो
एक तो हमने तो आंसर बता ही दिया जहाँ पर खोला गया, स्टार्ट हो गया, लेकिन इन सभी चारों और जगहों पर क्या हो जाएगा, ओपन किया जाएगा। तो ऑप्शन से आप ये भी ध्यान रखेंगे कि भोपाल में भी ड्रोन स्कूल खोलेगा, इंदौर में भी खोलेगा, जबलपुर में खोलेगा, सतना में भी खोलेगा, लेकिन सबसे पहले कहाँ पर खोला गया, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खोला गया। और यहाँ से एक और स्टैटिक जीके आपके सामने बनेगा, ठीक है। ग्वालियर में ही अगर हम बात करेंगे, नोट करते रहिएगा, ग्वालियर में ही देश का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया था, ठीक है। कहाँ पर, ग्वालियर में, यानी मध्य प्रदेश में अगर पूछा जाए या भारत का पहला ड्रोन मेला कहाँ पर स्टार्ट किया गया था, तो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर, तो ग्वालियर में, ठीक है। अच्छा, ड्रोन को इस तरीके से बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है कि चाहे हम मेडिकल के क्षेत्र में बात करेंगे, चाहे हम डिफेंस के क्षेत्र में बात करेंगे, चाहे हम एजुकेशन के क्षेत्र में, तो हमने सवाल ही लिखवाया है, हर क्षेत्र में ड्रोन को एक, या फिर कृषि के क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। क्या होता है, दवा के छिड़काव करने के लिए, तो ये तमाम चीज़ें स्टार्ट की गई, तो इसको बढ़ावा देने के लिए सारा काम किया गया, ठीक है। और एक चीज़ और समझिएगा, क्वेश्चन एक और बनता है कि कौन सा देश जो ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाया है, तो वहाँ पर भी कौन सा देश होगा, हमारा देश, यानी हमारा देश बाहर से ड्रोन के आयात पर क्या किया है, प्रतिबंधित किया है। तो इस तरीके की कुछ की पॉइंट आप याद रखेंगे। अब आते हैं, इसी में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य की बात करेंगे, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ और आप इसे नोट कीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं नोट कर सकता, है ना, टाइम ज़्यादा लगेगी। तो स्टार्ट करिए, पहला पॉइंट नोट करेंगे, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश, नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश, तो कौन हो जाएगा, इजराइल। तो अपने जो नागरिक हवाई क्षेत्र है उसमें ड्रोन को अनुमति देने वाला कौन सा पहला देश बना है, तो ये ध्यान रखेंगे, कौन सा बना है, इजराइल बना है। और इसके अलावा मैंने अभी बताया कि अच्छा, ड्रोन का मतलब क्या है, फोटो, जो आप देखते होंगे शादी विवाह में जो फोटोग्राफी के लिए उड़ करके सब आते हैं, तो ड्रोन टाइप का। या फिर हम डिफेंस में भी इसका यूज कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारी चीज़ें मैं नोट करवाऊंगा, डिफेंस में, एजुकेशन में, शादी विवाह वाले में, यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में, तमाम चीज़ों में ये ड्रोन का क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। दूसरा की पॉइंट नोट करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीटनाशकों के छिड़काव के लिए 100 किसान ड्रोन शुरू किए, 100 किसान ड्रोन शुरू किए हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों के लिए अगर कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए कितने ड्रोन का शुरुआत किया गया, तो आप क्या याद रखेंगे, 100 याद रखेंगे। एक नाम आता है इंद्रजाल, क्या नाम आता है, इंद्रजाल। अब ये भाई इंद्रजाल क्या है और यह किससे संबंधित है, तो ये भी आप नोट कर लेंगे। इंद्रजाल ये ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम है, क्या है, ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम, ठीक है। अब ये रक्षा के क्षेत्र में इसको यूज किया जाएगा और लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में किसी भी मतलब इंस्ट्रूमेंट को, अगर वो हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, तो उसका पता लगाने में और उसके नष्ट होने में भी क्या होगा, ये सक्षम होगा। इसके लिए ये चालू किया गया और उसका मेन नाम क्या है, इंद्रजाल। तो इंद्रजाल क्या है, यह ड्रोन डिफेंस डोम सिस्टम है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, इसको हैदराबाद की कंपनी ने बनाया है, ग्रीन रोबोटिक कंपनी, जिसका नाम है ग्रीन रोबोटिक कंपनी। और ये कहाँ की कंपनी है, भारत में, हैदराबाद की। और उसने बनाया है इंद्रजाल, और जिसका मतलब होता है ड्रोन डिफेंस ड्रोन सिस्टम। अब आते हैं, एक सवाल और नोट करेंगे यहाँ पर, भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक लैब, जहाँ पर ड्रोन बनाने का जो सिस्टम है, तो भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब ये कहाँ पर है, डैश देकर के नोट करेंगे। रिपीट सुनिएगा, भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब ये कहाँ पर बनाया जाएगा, तो केरल में बनाया जाएगा। कहाँ पर, केरल राज्य में। और आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में आप करेंगे केरल के
मुख्यमंत्री का नाम और केरल के राज्यपाल का नाम क्या है, आप नोट करेंगे कहाँ पर, कमेंट में। अब आते हैं एक और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इजराइल से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक नाम आता है हेरोन ड्रोन का, है ना। ये हेरोन किससे संबंधित है, ड्रोन से संबंधित है। हेरोन ड्रोन यह किस देश से भारत आयात करेगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे, कहाँ से, इजराइल से। कहाँ से आयात करेगा, इजराइल से आयात किया जा रहा है, मतलब ये सिस्टम प्रोसेस में है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे, कहाँ से, तो इतनी बातें आप याद रखेंगे ड्रोन से। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें आप नोट करेंगे कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन वाला या $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। समझ में आ रहा है सवाल? क्वेश्चन आपको एकदम ध्यान से समझेंगे। कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है? तो यहाँ पर मैं आपके लिए ऑप्शन नोट करता हूँ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सेकंड है केरल, ऑप्शन नंबर थर्ड है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर फोर्थ है हरियाणा। सभी बातें आपको समझ में आ रही है? खुद से एक बार क्वेश्चन करिएगा, फिर मैं आंसर तो आपको बताऊंगा ही, और आप चेक करिएगा कि क्या आपने सही बताए हैं कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे आंसर, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो यह $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। और इसकी जानकारी कहाँ से मिली है, तो आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र के डिप्यूटी सीएम है अजीत पवार, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, और इन्होंने मार्च के महीने में, या मार्च में जो अभी ऐसे भी बोल सकते हैं, मार्च का बजट पेश करते समय ये इसकी जानकारी दिए थे। तो याद रखेंगे $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य बनने वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है। अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो इसकी राजधानी कहाँ है, मुंबई। अच्छा, मुंबई से 2 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जैसे देखिए, मुंबई से अगर हम बात करेंगे तो 2 जगहों का लिंक होता है। एक लिंक होता है आपका क्या लिंक होता है, पुणे। एक जगह का नाम क्या है, पुणे, और दूसरे जगह का नाम क्या है, नासिक। ठीक है, तो इन दोनों के अगर बीच में अगर देखा जाए, मुंबई और पुणे को जो लिंक करने वाला दर्रा है उसका नाम क्या है, और मुंबई और नासिक को लिंक करने वाले दर्रे का नाम क्या है, तो इसका नाम है क्या, थाल घाट दर्रा, है ना। कौन सा दर्रा हो जाएगा, थाल घाट दर्रा। और मुंबई और पुणे को लिंक करने वाला दर्रा है भोर घाट दर्रा। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी हमने बताया किसके बारे में, मुंबई, और मुंबई से पुणे जो शहर है, इस दोनों शहर को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम क्या है, भोर घाट। और इसके अलावा मुंबई और नासिक को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है, तो आप बताए हैं थाल घाट दर्रा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो कौन है, उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर की बात करेंगे तो कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। अच्छा, बुलेट ट्रेन जो है ना, मोदी जी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं उनका मुख्य सपना है, ठीक है, बुलेट ट्रेन की। तो इसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये जो बुलेट ट्रेन है जब भी बनेगी या नहीं बनेगी अलग बात है, हो सकता है हम लोग जीवन यापन में देख लें। तो ये बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मुंबई से
ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बुलेट ट्रेन, समझ में आया। तो बुलेट ट्रेन पे बैठने का जो सपना है उसे साकार करिए और धन इकट्ठा करिए, तभी तो इसमें चढ़ेंगे। तो ये जो बुलेट ट्रेन है ये मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगी, अहमदाबाद। तो पहला जो ट्रैक स्टार्ट किया जाएगा मुंबई से अहमदाबाद के बीच में किया जाएगा। और बुलेट ट्रेन बनाने का जो पहला कारखाना है वो हम बात कर लेंगे कहाँ पर, सूरत में स्थापित किया गया। तो अब आते हैं अगली बात यहाँ पर नई पॉइंट पे, ठीक है। अगर शब्दों को देखें तो पहला स्टेशन कहाँ पर निर्मित किया जाएगा, सूरत। अब और चलेगी ट्रैक कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ज़्यादा घूमना नहीं है, घूमने का मतलब है दिमाग नहीं घुमाना है ना, आप यहीं पे रुके रहिए अपने दिमाग को लेकर के कॉपी पे और लिखते रहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला आपका क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 11 मार्च 2022 को लिखता हूँ मैं यहाँ पर, हाल ही में 11 मार्च 2022 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है। नोट हो गया, रिकॉर्ड ब्यूरो ने कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है। ये आपके पास क्या है, सवाल है और इसका ऑप्शन आपके सामने है। अब ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, 32वां, 33वां, 36वां, 37वां और इसे क्या कर लेंगे, आंसर कर लेंगे। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसको बोलेंगे, या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। इसने अपना जो स्थापना दिवस मनाया है वो 37वां स्थापना दिवस मनाया है 11 मार्च 2022 को। ये बात याद रखेंगे। और ये थोड़ी सी बात ऐसा मतलब इम्पोर्टेंट सी क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो संस्था है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो या राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जब ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो गृह मंत्रालय में मंत्री कौन है, अमित शाह। और अमित शाह ऐसे पहले मंत्री हैं जो इस स्थापना दिवस में भाग लिए हैं। मतलब कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जब जब अपना स्थापना दिवस मनाया है उसमें सबसे पहला पार्टिसिपेट करने वाले मंत्री कौन है, अमित शाह, जो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं, ठीक है। अब आते हैं, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं है। और अच्छा एक सवाल मैं यहाँ से कर लेता हूँ स्थापना को लेकर के। तो आपके लिए सवाल है, यहाँ पर मैं करता हूँ इसरो, ठीक है। इसरो की स्थापना कब हुआ था, और दूसरा DRDO की स्थापना कब हुआ था, और स्थापना के साथ साथ इसका मुख्यालय दोनों का कहाँ कहाँ पर है, और तीसरा इनके अध्यक्ष कौन कौन से हैं। ये कमेंट सेक्शन में लिखना है। मतलब पहला स्थापना, दूसरा इसके अध्यक्ष और तीसरा इसका मुख्यालय। अध्यक्ष, स्थापना और मुख्यालय, मतलब दोनों के आपको नोट करने हैं, ठीक है। अब चलिए अगली बात करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि ये जो 11 मार्च 2022 को इसकी स्थापना की गई थी, मनाया गया है 37वां स्थापना दिवस, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आप इसे जोड़ लेंगे। तो 11 मार्च 1986, 11 मार्च 1986 को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई थी। ओके, अब बढ़ते हैं अगले नंबर के सवाल पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। हाल ही में भारत की, लिखिएगा, हाल ही में भारत की कौन सी महिला बॉलर, कौन सी महिला बॉलर, मतलब बॉलर मतलब गेंद फेंकने वाली, ठीक है, कौन सी महिला बॉलर वर्ल्ड कप में, या इसे बोलते हैं विश्व कप में, विश्व कप में विकेट लेने के मामले में प्रथम स्थान पर बन गई हैं, प्रथम स्थान पर हो गई है, ठीक है। मतलब कि हाल ही में भारत की कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में प्रथम स्थान पर हो गई, मतलब कि विश्व कप का जो टूर्नामेंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा विकेट लिया गया है, उन्हीं का नाम यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मिताली राज, ऑप्शन नंबर बी है स्मृति मंधाना, ऑप्शन नंबर सी है शेफाली वर्मा, ऑप्शन नंबर डी है झूलन गोस्वामी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें से आपको क्लिक करना है कि कौन सी इसमें से महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन लिए हैं। तो ये आंसर होगा आपका झूलन गोस्वामी, ठीक है। झूलन गोस्वामी से याद रखेंगे कि इनके द्वारा विश्व कप, अभी देखिए ये 2005 में अपना विश्व कप खेलना चालू की थी और 2005, फिर 2009, फिर 2014, फिर 2019, फिर 2000, ये कौन सा हो रहा है 22, 2005, 2009, सॉरी 9, 4, 13, 2013, 2017 और ये हो रहा है 2022। यहाँ से अपना ये काम खेलना चालू की थी, क्लियर है ना। और 2022 तक आते आते इनके द्वारा 40 विकेट लिया गया और इस तरीके से इतना विकेट लेने वाली ये विश्व की प्रथम स्थान पर महिला प्लेयर बन गई हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करेंगे 2022 में जो आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है, ये बात इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कहाँ पर हो रहा है, न्यूजीलैंड में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, न्यूजीलैंड में, यानी कि आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पर खेला जा रहा है, न्यूजीलैंड में खेला जा रहा है। और ये ध्यान रखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला बन गई है झूलन गोस्वामी। अब दूसरा सवाल यहाँ पर आता है मिताली राज के बारे में। तो ये भारत की भारतीय क्रिकेट में महिला वुमेन्स कैप्टन है और ये भी ध्यान रखेंगे ये सबसे ज़्यादा विश्व कप खेलने वाली पहली प्लेयर बनी है। दूसरा, प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने 10,000 रन पूरे किए हैं। तीसरा ऑप्शन, तीसरी बात कि इनके द्वारा विश्व मतलब दुनिया की पहली खिलाड़ी है जो अपनी विदेशी धरती पर 3,000 रन पूरा किए हैं। और इतनी बातें इनसे याद रखेंगे। और स्मृति मंधाना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने आपको बताया था। इनको मिला है आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021, यानी कि
सही है। तो आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया किसे? स्मृति मंधाना को। और अगर हम शेफाली वर्मा के बारे में बात करेंगे तो शेफाली वर्मा ये ऐसे प्लेयर हैं जो अपने तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा प्लेयर हैं। तो ये 4 ऑप्शन का हमने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया है, इसको आप अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ से। अच्छा एक चीज़ और है, एक चीज़ और क्या है कि अगर मैं आईसीसी को लेकर के बात करूं तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और यही संस्था क्या कराती है? विश्व कप को ऑर्गेनाइज कराती है या अंतर्राष्ट्रीय मैचों को ऑर्गेनाइज कराती है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। तो चलिए देख करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य में, लिखिए, हाल ही में किस राज्य में, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े, भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सोलर, तैरते हुए सोलर या ऐसे भी लिख सकते हैं तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र। हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? सवाल देखिए लिखना और करना अलग बात है, लेकिन सबसे पहले हम क्या फोकस करेंगे कि सवाल कह क्या रहा है, ठीक है। तो इसमें हम आंसर ढूंढेंगे। तो यहाँ पर है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, क्या है? भारत का सबसे बड़ा। ये तो पहला एक की पॉइंट मिल गया, पढ़ने का यही तरीका है, भारत में सबसे बड़ा। और दूसरा सौर ऊर्जा संयंत्र, मतलब कि यह सोलर एनर्जी वाला जो सिस्टम है ये भारत का सबसे बड़ा होगा और ये किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान। ऑप्शन नंबर, और अपने से क्या करेंगे? आंसर चयन करेंगे और फिर आंसर मिलने के बाद आप सोचिएगा कि आपने सही किया था या गलत किया था, ठीक है। राजस्थान के बाद हम दूसरा करेंगे गुजरात, तीसरा कर्नाटक, चौथा तमिलनाडु, और ये रहेगा आपका आंसर, है ना। तो सौर ऊर्जा संयंत्र जो है भारत का सबसे बड़ा संयंत्र बनेगा कहाँ पर? तमिलनाडु में बनेगा, ओके। और यह भारत का सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अब आते हैं तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। क्लियर है मेरी बात? अगर तमिलनाडु की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल क्या है? चेन्नई। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। और यहाँ के गवर्नर कौन है तमिलनाडु के? R.N. रवि। तो मैंने कहा ये है राज्यपाल, राज्यपाल यानी गवर्नर, ये है मुख्यमंत्री और ये है इसकी कैपिटल चेन्नई, ठीक है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है और मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है और R.N. रवि हैं, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे इसकी जो शुरुआत की गई है M.K. स्टालिन के ही द्वारा की गई है, ओके। और दूसरी बात और आपको यहाँ पर समझना है, इसमें लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत आएगी, ओके। नाइट ज़्यादा हो गई है ना। चलिए अब इसके आगे और भी हम बात करते हैं, क्लियर है। चेन्नई से एक बात की पॉइंट याद रखेंगे, चमड़ा अनुसंधान केंद्र, ठीक है। तो चमड़ा अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। लेकिन पूछा जाए किस राज्य में है, किस शहर में है? तो चेन्नई। चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? चेन्नई में है। और चेन्नई से और भी बातें आप याद रखें, ठीक है।
मैं बोल रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा। चेन्नई से रिलेटेड 2-3 पॉइंट आप नोट करिए, ठीक है। लिखिए चेन्नई के बाद ये लिख लीजिए, चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? चेन्नई में। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत की पहली 3D नेत्र चिकित्सालय का उद्घाटन। भारत की पहली 3D नेत्र चिकित्सालय का उद्घाटन, ये भी कहाँ पर किया गया? तो चेन्नई में किया गया। इसके अलावा भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र, ये भी कहाँ पर ओपन किया गया? तो चेन्नई में किया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट, चेन्नई से ही, तमिलनाडु के चेन्नई में ही अमेज़न के संस्थापक का आपका नाम को पता है? जेफ बेजोस। तो अमेज़न जो कंपनी है ये अपना विनिर्माण जो संयंत्र स्थापित करेगी वो भी कहाँ पर करेगी? चेन्नई में, ठीक है। तो अमेज़न कंपनी अपना पहला विनिर्माण कंपनी है ना, मैन्युफैक्चरिंग जो सिस्टम है वो कहाँ पर स्टार्ट करेगी? तो वो भी करेगी कहाँ पर? चेन्नई में स्टार्ट करेगी। याद क्या रखना है? इसके फाउंडर का नाम, किसके? अमेज़न के। कौन है? जेफ बेजोस। ये सब पूछा जाएगा आपसे कल। और यहाँ पर एक और मैं बात करूँ तमिलनाडु से, तो तमिलनाडु को एक अवार्ड दिया गया था, TX2 अवार्ड। तो यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है और इस टाइगर रिजर्व का नाम है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। अगर तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम, इसको भी याद रखेंगे। क्लासिकल डांस क्या है? भरतनाट्यम। और तमिलनाडु से एक और बात करेंगे कि यह भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। भारत के सबसे दक्षिण में स्थित राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु होगा। उत्तर में कौन सा होगा? लद्दाख में। पूर्व में कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम में कौन सा होगा? गुजरात होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। चलिए आज फ़िलहाल हम करंट अफेयर से इतना ही रखेंगे और कुछ हम स्टैटिक जीके हम बता रहे हैं जिसको आपको याद करके कल आना है, ठीक है। तो आपके पास ये 10 की पॉइंट है, ठीक है। इसमें आपको कल याद करके आना है टोटल जितने भी हमने यहाँ पर विटामिन नाम नोट किए हैं, और ये तो विटामिन के नाम है और ये इसके रासायनिक नाम है, ये इसके विटामिन के नाम है और ये इसके रासायनिक नाम है। मैं एक बार बोल देता हूँ ताकि अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत हो तो आप वहाँ क्लियर कर लेंगे। सभी लोग नोट कर लेंगे, जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो लिखेंगे और याद कर लेंगे, कल तक याद होना चाहिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन B1, देखिए B1 B2 क्यों करते हैं? क्योंकि विटामिन बी कम्प्लेक्स विटामिन होता है, इसमें बहुत सारे सेक्शन होते हैं, ठीक है। तो ए के बाद हम क्या कर रहे हैं? B1 थाइमिन, B2 राइबोफ्लोविन, B3 पेंटोथेनिक अम्ल, B5 नियासिन, B6 पायरोडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B12 साइनोकोबालामिन, C विटामिन C अब यहाँ आ गया। विटामिन देखिए विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई टेकोफेरोल और विटामिन K फिलोक्विनोन। तो आज का सेशन हम यहीं पर रखते हैं और आप खुशहाल रहिए, मुस्कुराते रहिए और मज़े में पढ़ाई करिए और हर चीज़ एक एक पॉइंट नोट करना है और आप कल पढ़ के आइए, ठीक है। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।